भारत की कहानी ये सिर्फ जमीन की नहीं, पानी की भी कहानी है। असल में ये उन विशाल नदियों की कहानी है जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं, मैदानों को सींचती हैं और 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को शक्ल देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं जीवन रेखाओं के शानदार सफर को समझते हैं। हम हिमालय की 3 महान नदियों के साथ साथ एक सफर पर निकलेंगे, उनके उद्गम से लेकर संगम तक। और फिर हम दक्षिण भारत की प्राचीन नदियों के महत्व को भी जानेंगे। इस पूरे सफर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नदियां सिर्फ भूगोल ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी आस्था का निर्माण कैसे करती है। तो इन विशाल और सच कहूं तो काफी जटिल नदी प्रणालियों के जाल को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मतलब ये जानना कि सहायक नदियों को पहचाना कैसे जाता है। अब ये सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए यही वो चाबी है जिससे हम इन नदियों के विशाल नेटवर्क का नक्शा समझ सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी धारा कहाँ से आकर मिल रही है, और बस इसी से पूरे नदी तंत्र की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बन जाती है। चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है हिमालय की बुलंदियों से सिंधु नदी के साथ। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक प्राचीन गवाह है। एक ऐसा गवाह जिसने अपने किनारों पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को जन्म लेते और फलते फूलते देखा है। जरा इस सफर की कल्पना कीजिए। तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास से सिंगी खंबन यानी शेर के मुंह के रूप में निकलकर सिंधु भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, और फिर लद्दाख और ज़ांस्कर की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से एक शानदार रास्ता बनाती है। आगे जाकर इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज जैसी ऐतिहासिक नदियां आकर मिलती हैं। तो जब दो नदियां आकर मिलती हैं तो उनके बीच की जो जमीन होती है वो अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ हो जाती है। इस कीमती जमीन का एक खास नाम भी है, दोआब। इसका मतलब बड़ा सीधा है। दोआब यानी दो पानी के बीच का इलाका, और ये इलाका खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। और सिंधु और इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों ने मिलकर बनाए हैं पंजाब के मशहूर 5 दोआब। असल में पंजाब नाम का मतलब ही यहीं से निकलता है। पंज आब मतलब 5 पानी, यानी 5 नदियों की धरती। कितना दिलचस्प है ना। लेकिन देखिए, 1947 में विभाजन के बाद ये पूरे की पूरी सिंधु नदी प्रणाली भारत और पाकिस्तान के बीच बट गई। अब इस जीवन देने वाले पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच जाहिर तनाव पैदा हुआ। तो इसके समाधान के लिए एक स्थायी समझौते की जरूरत महसूस की गई, और वो समाधान सामने आया साल 1960 में सिंधु जल संधि के रूप में। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई ये संधि आज भी दुनिया के सबसे कामयाब जल बंटवारा समझौतों में से एक मानी जाती है। इसमें हुआ ये कि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिला, और 3 पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी, इनका पानी भारत को मिला। सिंधु की राजनीतिक और ऐतिहासिक अहमियत से अब हम उस नदी की ओर चलते हैं जो भारत की आत्मा में बसती है, गंगा। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, नहीं, ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था, मोक्ष और खुद जीवन का प्रतीक है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? गंगा का जन्म किसी एक ग्लेशियर से नहीं होता। नहीं, इसका निर्माण होता है देवभूमि उत्तराखंड में 5 पवित्र संगमों की एक अद्भुत आध्यात्मिक और भौगोलिक यात्रा के बाद, जिसे हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। देखिए, प्रयाग का मतलब होता है संगम। इस पूरी यात्रा की जो मुख्य धारा है वो है अलखनंदा। विष्णु प्रयाग से ये सफर शुरू होता है और हर प्रयाग पर एक और नदी अलकनंदा में मिलती चली जाती है, और फिर आखिर में देव प्रयाग में जब गंगोत्री से निकली शक्तिशाली भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, बस उसी पल इस मिलीजुली धारा को गंगा का पवित्र नाम मिलता है। पहाड़ों से उतरकर गंगा भारत के विशाल मैदानों में फैल जाती है। यहाँ यमुना, घाघरा और कोसी जैसी बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं, और यही वो जगह है जहां दुनिया के सबसे घनी आबादी और उपजाऊ इलाकों में से एक का निर्माण होता है। एक ऐसा इलाका जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। चलिए, अब मिलते हैं एक ऐसी नदी से जो अपने रौद्र और विशाल रूप के लिए जानी जाती है। एक घुमंतू नदी जो 3-3 देशों का लंबा सफर तय करती है और हर जगह एक नए नाम से पुकारी जाती है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इसकी यात्रा सचमुच अद्भुत है। सोचिए, तिब्बत में यह शांत सांगपो है,
फिर हिमालय में एक ऐसा नाटकीय यू टर्न लेकर सियांग के नाम से भारत में दाखिल होती है। असम के मैदानों में पहुंचकर इसका रूप एकदम बदल जाता है। ये चौड़ी हो जाती है और ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और सफर यहीं खत्म नहीं होता, बांग्लादेश में जाकर ये जमुना बन जाती है। अब ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत ज्यादा पानी और सिल्ट मतलब गाद लेकर आती है। ये सिल्ट एक तरफ तो असम के मैदानों को उपजाऊ बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ मॉनसून में इसका यही विशाल जल प्रवाह भयंकर बाढ़ का कारण भी बनता है। ये यहाँ के जीवन का एक कड़वा सच है, निर्माता भी और विनाशक भी। तो हिमालय की इन युवा और ताकतवर नदियों के बाद अब भारत की पूरी तस्वीर समझने के लिए दक्षिण के प्राचीन पठार की ओर चलते हैं। यहाँ की नदियों का चरित्र बिल्कुल अलग है। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ है हिमालय की नदियां जो ग्लेशियरों से निकलने की वजह से साल भर बहती हैं। ये युवा हैं, जोशीली हैं और पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ है दक्षिण भारत की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ये बहुत पुरानी हैं, परिपक्व हैं। ये मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए गर्मियों में इनका पानी कम हो जाता है और ये शांत चौड़ी घाटियों में बहती हैं। तो अब तक हमने जो देखा उससे एक बात तो साफ है, ये नदी प्रणालियां सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं। ये तो भारत की सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं, आर्टरीज हैं जो इस पूरे देश को जीवन देती हैं। सिंधु के तट पर बसी वो प्राचीन सभ्यता, गंगा में डुबकी लगाती करोड़ों लोगों की आस्था और ब्रह्मपुत्र की वो बेहिसाब शक्ति, ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। ये नदियां भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही धागे में पिरोती हैं। ये सिर्फ जलमार्ग नहीं है, ये तो एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत को शक्ल देने वाली जीवन धाराएं हैं।